हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मॉडल प्रश्न पत्र का। ठीक है, मॉडल पेपर के हम एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस पूरे देखने वाले हैं। सारे के सारे चारों सेट कर जो आपके एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उसे हम देखने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपके जो एक एक नंबर वाले जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सब बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिएगा और मेरे बताने के बाद आप भी रिपीट कीजिएगा। आपको देखने से ही वीडियो आपको पूरे सारे क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और देखते हैं आपके पास कि कौन से क्वेश्चन है और उसके आंसर क्या हैं। और यदि आपको पीडीएफ भी चाहिए तो वो पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पास। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पास उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके मॉडल प्रश्न पत्र से संबंधित जितनी भी वीडियो हम अपडेट करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, इससे पहले भी हमने चैप्टर वाइज जो वीडियो बना रहे थे उसमें हमने पूछा था आप लोगों से कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए। तो मैक्सिमम लोगों का जो कमेंट था वो था मॉडल पेपर का हमें क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। तो आज हम उसी का आंसर लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो इस बार के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि खाने के सोडे का सूत्र क्या है। ठीक है, तो यहाँ पास ऑप्शन देख सकते हैं। आपके पास सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया हुआ है और यहाँ पास सोडियम कार्बोनेट के साथ H2O भी दिया हुआ है और फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट दिया हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, बताइए जल्दी से बताएंगे आप। चलिए मैं बता रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। खाने के सोडे का सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। खाने के सोडे का सूत्र सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है। ठीक है, ये आपके पास इसका फॉर्मूला है। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर दी हुई है और एक वस्तु को लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर रखने पर वस्तु का आभासी कौन सा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो पूछा गया कहाँ पास बनेगा। ठीक है, और किसके बीच रखा गया है। फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है और एक वस्तु को 40 सेंटीमीटर से दूर रखने पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें से हम बता सकते हैं कि लेंस तथा वस्तु के बीच में बनेगा। तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में बनेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस, ये जो तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, ये 2019 में भी आया था। ठीक है, 2019 में आया हुआ है ये क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम इसको प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ कुत्ते व भेड़ के अग्रपाद चलने, वेल के अग्रपाद तैरने और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए है। ये किसके उदाहरण हैं। तो ये उदाहरण हो जाएगा, यदि आप गैस कर सकते हैं तो गैस करेंगे, ये उदाहरण है समजात अंग का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समजात अंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। तो यहाँ पास दिया हुआ है ना, सोडियम ऑक्साइड दिया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट, ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5वां है आपके पास, निम्नलिखित में से उपधातु
कौन सा है? तो उप धातु कौन सा है इसमें? ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीजन, हीलियम, मैग्नीशियम और आर्सेनिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आर्सेनिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इमली का खट्टापन। ठीक है, इमली का ये खट्टापन जो दिया हुआ है ये किसके लिए यूज़ कर देंगे? यहाँ पास आप देख सकते हैं कि निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है? इमली का जो खट्टापन है वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है आपके पास मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर होगा आप गैस कर सकते हैं कोई सा आंसर। ओके, चलिए इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो टार्टरिक अम्ल होगा। टार्टरिक अम्ल ये जो खट्टापन होता है उसमें अम्ल की उपस्थिति के कारण ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? जब आधुनिक आवर्त सारणी में ये जो आपके पास ग्रुप होता है, ठीक है, तो उसमें जब ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो उसमें परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, जब नीचे की ओर आएगा तो वो क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चंस निम्न में से सबसे सक्रिय धातु कौन सा है? ये जो 4 धातु दिए हुए हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम और जिंक। ठीक है, Zn होगा, Zn जिंक। तो इसमें से सबसे सक्रिय धातु कौन सा होगा? सोडियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोडियम Na, जिसका प्रतीक यानी सिंबल क्या है? सोडियम Na है। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास रासायनिक पदार्थ जो जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। रासायनिक पदार्थ जो जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसमें से सबसे सही आंसर क्या होगा? ये, ठीक है, CaOCl2। इसको विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, CaOCl2 ये इसका फॉर्म हो जाएगा विरंजक चूर्ण का। राइट, अब अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपरूपता नहीं दिखाता? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपरूपता को प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन है आपके पास सोडियम, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस। तो चलिए जल्दी से आप बता दीजिए इसका कौन सा आंसर होने वाला है, गेस कीजिए। ये क्वेश्चन 2019 में भी आया हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम। ठीक है, सोडियम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपरूपता नहीं दिखाता? सोडियम एक ऐसा जो तत्व है जो कि ये अपरूपता को नहीं दिखाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बायोगैस निम्नलिखित गैसों का मिश्रण है। बायोगैस किन किन गैसों का मिश्रण है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन। फिर है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी 2019 में पूछा गया है। ठीक है, ये जो 2019 के जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस वर्ष के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मोटर वाहनों में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए कौन सा मिरर लगा होता है, कौन सा दर्पण लगा होता है? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बताएंगे? ये उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण लगा होता है? जो गाड़ियाँ होती हैं यानी उनकी जो साइड ग्लास में एक छोटा सा मिरर लगा होता है, उस दर्पण का, उस मिरर का नाम क्या है? उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं उसको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डार्विन का सिद्धांत क्या है? तो अगर डार्विन का सिद्धांत आपने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा तो देखिए यहाँ से आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा। तो ऑप्शन में उन्होंने क्या किया था? डार्विन का सिद्धांत ये होगा कि अपनी यात्रा के दौरान दिए गए अवलोकनों से, ठीक है, ये उनका सिद्धांत हो जाएगा। राइट,
अब अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पास कि यदि किसी बड़े इलाके से सारे कीट भक्षी चिड़िया समाप्त कर दी जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें सीधी सी बात है, अगर आप थोड़ी सी लॉजिक लगाएं कि किसी बड़े इलाके से सारे कीट भक्षी और चिड़िया और समाप्त कर दिए जाए तब उनके साथ होने वाला है क्या। ठीक है, जो कीटों का जो प्रकोप है ना, जो क्योंकि ये जो चिड़िया हैं और ये कीट भक्षी हैं ये क्या करते हैं, कीटों को खा जाते हैं। तो अगर इनको समाप्त कर दिया जाए तो उस एरिया में यानी उस जगह पे क्या होगा, कीटों का प्रकोप सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है, क्यों हो जाता है, किसके कारण हो जाता है, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर देखें तो किसके कारण कठोर होता है, क्योंकि जब हम प्लास्टर करते हैं, ठीक है, सीमेंट लगाते हैं तो वो क्या करता है, पानी को अवशोषित करता है। ठीक है, तो जिसके कारण वो क्या होता है, कठोर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका 16 का ये सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, पानी अवशोषित करता है। ठीक है, करके वो क्या होता है, कठोर सॉलिड हो जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अम्लीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा गया है, होता है। तो अम्लीय क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था, ये 0 मीन्स, ठीक है, यहाँ पास मैंने इस प्रकार से बताया था कि ये एक स्केल है, पीएच स्केल, जो कि ये न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है, और न्यूट्रल से अगर कम है तो क्या होगा, अम्लीय होगा, एसिड हो जाएगा। और अगर 0 से यहाँ पास 7 से अगर ज़्यादा है, ठीक है, 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, और 7 से कम होगा तो वो एसिड होता है, और 7 से ज़्यादा होगा तो बेस होगा। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो हम यहाँ पास बी नंबर का ऑप्शन चूज करेंगे, 7 से कम। ठीक है, 7 से कम अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करती है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करती है। तो इनमें से क्या होगा, पहला ऑप्शन दिया है पैराथायराइड, फिर अग्नाशय, मेथेनॉल और मेथेनोइक अम्ल। तो इनमें से करेक्ट आंसर ये अग्नाशय होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी 2019 में पूछा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम पूछा गया है। ठीक है, IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंडियन यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम पूछा गया है एसिटिक अम्ल का, तो क्या होगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और नंबर पे आप करेक्ट करेंगे एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस है आपके पास, यहाँ क्वेश्चंस है खाद्य श्रृंखला के उत्पादकों एवं उपभोक्ता के विभिन्न स्तरों को कहा जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन है आपके पास खाद्य जाल, पोषक स्तर, अपघटक और अपमार्जक। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, खाद्य जाल। राइट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए अब आगे देखेंगे। हेलो, अब देखिए ये आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, ये कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जो आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है उसको देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इससे आप बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए। अब चलिए अब आगे देखेंगे इसका। तो सबसे पहले देखते हैं, आपके पास पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पास, अम्ल और क्षार के बीच, अम्ल एसिड और बेस के बीच होने वाली रिएक्शन को क्या कहा जाता है, खालिस्तान अभिक्रिया कहते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, तो याद रखिए आप लिखेंगे अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार। ठीक है, इसको आप नोट भी कर लीजिए, तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, या तो आप वीडियो को 1 से 2 बार पूरा देख लीजिए, आपको
सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को अम्ल क्षार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन मिल जाएगा कि विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण हेतु किसकी आवश्यकता होती है। तो जो विकिरण है और विकिरण द्वारा जो ऊष्मा का जो संचरण होता है, तो ये किसके द्वारा होगा, माध्यम के द्वारा। कोई ना कोई इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप क्या इसका आंसर लिखेंगे, माध्यम, संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। राइट, अब नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोई वस्तु, देख लेते हैं इधर, कि कोई वस्तु दो समतल दर्पणों के बीच रखी है। यदि दोनों दर्पणों के बीच का कोण 45 डिग्री हो तो उस वस्तु के बनने वाली प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो उस वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, इसको हमको बताना है। तो यहाँ पर संख्या कितना होगा, 7। ठीक है, राइट, क्योंकि दो दर्पण है, दो दर्पणों के बीच का कोण क्या है, 45 डिग्री। ठीक है, तो इसके बीच का, तो उस वस्तु से बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 7। ठीक है, तो ये 7 इसका आ जाएगा आंसर। राइट, आपको ये लिखना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम। प्रश्न है, सभी पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का पिरामिड, जितने भी पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उनके लिए सभी के लिए ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल सीधा होता है। कैसा होगा, बिल्कुल सीधा होगा। ठीक है, तो इसको आप ये बता सकते हैं। राइट, ओके, तो यहाँ से आप ये। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपके पास, देख सकते हैं कि अचानक सुई चुभने से हाथ एक झटके से हट जाता है, यह खालिस्तान क्रिया का उदाहरण है। ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है, तो याद रखिए ये जो क्रिया है वो प्रतिवर्ती क्रिया है। क्या लिखेंगे आप, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है ये। ठीक है, आप लिखेंगे उसको प्रतिवर्ती क्रिया। राइट, चलिए नेक्स्ट, अब अगला प्रश्न देखिए। ये मैंने पहले भी बताया था, अभी इससे पहले ऑब्जेक्टिव में बताया था। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम तो एथेनाइक अम्ल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। बांध के पानी में ऊर्जा, जो डैम होता है उसके पानी में जो ऊर्जा होता है वो कौन से ऊर्जा के रूप में होता है, तो स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस 2017 में भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि वस्तु समतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी क्या होगी, है ना। तो प्रतिबिंब की दूरी पूछा गया है। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पास, यदि वस्तु समतल दर्पण से, तो इसमें पूछा गया आपसे कि वस्तु समतल से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी कितनी होगी, तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी ये दोनों सेम होता है, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आंसर 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, हीरे का चमकना। हीरे का जो चमकना है ये किसका उदाहरण है, हीरे का जो चमकना है ये किसका उदाहरण हो जाएगा, परावर्तन का। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे आप परावर्तन। क्या लिखेंगे, परावर्तन लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं, ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि क्या है, ये एक ऊर्जा है, ऊर्जा है, ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी। राइट, ओके, नेक्स्ट, ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। अब अगला प्रश्न देखिए, एक लेंस की क्षमता क्या +5D है, तब लेंस की फोकस दूरी, एक लेंस की क्षमता जो कैपेसिटी है वो 5 डायोप्टर है, तब लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से हम बता सकते हैं लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस 2018 में पूछा गया था।
2018 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? तो पारिस्थितिक तंत्र का जो प्रयोग है सबसे पहले करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे अर्नेस्ट हेकल, ठीक है, राइट, उसको आप नोट करेंगे। फिर नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? एम्पियर, है ना, पूरा लिख लेंगे आप एम्पियर, राइट। फिर है नेक्स्ट एथेनाइक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा किण्वन, है ना, ठीक है, क्या लिखेंगे आप? किण्वन, राइट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए। अयस्क जो दिया हुआ है, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा निस्तापन। इसका आंसर हो जाएगा निस्तापन कहलाती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हम इसके बाद जो वीडियो हम आप लोगों के लिए लाने वाले क्वेश्चन आंसर के पूरे, ठीक है, जिसमें कि 2 नंबर, 3 नंबर और 4, 5, 6 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। पूछा गया है कि किसकी आवश्यकता नहीं होती, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि सोलर कुकर, है ना, खालिस्तान ऊर्जा को, तो कौन सी ऊर्जा को? प्रकाश ऊर्जा को खालिस्तान में रूपांतरित करता है, ऊष्मीय ऊर्जा। तो प्रकाश ऊर्जा, सोलर कुकर प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम यहाँ पास। नेक्स्ट क्वेश्चंस हो जाएगा आपके पास कि उत्तल लेंस से वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु वस्तु को पर रखना चाहिए। तो कहाँ रखना चाहिए? वक्रता केंद्र पर रखना चाहिए। कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र, जिसको हम सी से दर्शाते हैं। आप लिखेंगे वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र लिख लेंगे, राइट। अब अगला प्रश्न है अपवर्तन के दूसरे नियम को खालिस्तान के नियम से जाना जाता है। तो आप याद रखिए स्नेल के नियम से जाना जाता है। स्नेल के नियम से हम उसे जानते हैं। स्नेल का नियम क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर होता है, ये इसका फॉर्मूला है, ओके। तो इसे आप देख लें। और अगर यदि आपको चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपके कुछ चैप्टर के वीडियो डाले जा चुके हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ आपको इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।